स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आप कैसे हैं? आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बेटा इससे पहले क्लास में हमने जो कि हमारा अध्याय चौथा संधि चल रहा है उसमें हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि के विषय में पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि क्या होती है, उसकी परिभाषा, उसके नियम और उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है, ये परिभाषा, नियम और उदाहरण। तो विसर्ग का जो चिन्ह होता है वो आप सभी को पता होगा कि विसर्ग कैसे होता है और इसकी जो ध्वनि होती है वो है की तरह होती है, विसर्ग। ठीक है, और विसर्ग की परिभाषा कि विसर्ग क्या होता है कि विसर्ग के पश्चात, यानी कि विसर्ग जहाँ विसर्ग आती है उसके बाद या तो कोई स्वर हो या व्यंजन। विसर्ग के पश्चात स्वर भी हो सकता है और व्यंजन के आने पर विसर्ग के बदलते हुए रूप को विसर्ग संधि कहते हैं। दोबारा से सुनिए कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं कि विसर्ग के पश्चात स्वर अथवा व्यंजन के आने पर विसर्ग के बदले हुए रूप को, उसमें जो परिवर्तन हुआ है उस बदले हुए परिवर्तन के यानी रूप को ही विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये था विसर्ग संधि की परिभाषा। अब उसके जो नियम हैं उसके आधार पर हम उनको पहचान सकते हैं कि विसर्ग संधि है। तो देखो, जो पहला जो नियम है इसमें है विसर्ग का ओ में परिवर्तन। विसर्ग का ओ में परिवर्तन। अब वो कैसे, देखो, यदि विसर्ग से पहले ए हो और बाद में ए भी हो सकता है या फिर किसी वर्ग का तीसरा वर्ग। हमने पहले पढ़े कि जो व्यंजन जो हमने पढ़े थे उसको 3 यानी कि 5 वर्गों में बांटा गया है। क च ट त प फ। ठीक है, क च ट त प। ठीक है, तो 5 वर्गों में तो किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा जो वर्ण हो, यानी विसर्ग के बाद। ठीक है, विसर्ग से पहले ए हो, ठीक है, और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा या फिर ए भी हो सकता है या फिर ये रे ले वे है, ये हो, तो फिर जो विसर्ग होता है वो ओ में बदल जाता है, ओ में उसका रूपांतरण हो जाता है। अब वो कैसे, हम उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे ये है हमारे रजह है की तरह इसको पढ़ेंगे, रजह प्लस में गुण, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे कहेंगे कि ए नहीं, यहाँ जो पूरा है तो इसके अंदर किसकी ध्वनि है, स्वर है, तो इसमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई है तो जय लिखा हुआ है यहाँ, तो यहाँ ए की ध्वनि है यहाँ। ठीक है, तो रजह प्लस में गुण, और बाद में कोई स्वर भी हो सकता है या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा। यहाँ तीसरा जो वर्ग है यानी कि किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, यहाँ जो ग है वो पहले वर्ग का जो क वर्ग है उसका तीसरा वर्ण है यहाँ। ठीक है, तो यह जो ये विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। हम इसको जब संधि करेंगे तो कैसे लिखेंगे, रजोगुण, रजोगुण। ठीक है, देखो यहाँ मैंने क्या बताया कि इसमें क्या परिभाषा क्या दी हुई है कि विसर्ग से पहले ए हो और बाद में ए भी हो सकता है और किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा जो वर्ण है वो भी हो सकता है या फिर ये रे ले वे भी है हो सकता है। तो वहां जो होगा विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ये दिया हुआ है अधः प्लस में गति, तो यहाँ भी ए है। ठीक है, यहाँ तीसरा वर्ग, पहले वर्ग का तीसरा वर्ण दिया हुआ है तो इसको भी हम कैसे लिख देंगे, अधोगति। ठीक है, ये हो गया अधोगति। उसी तरह ही जैसे मन है प्लस में हर, अब देखो यहाँ ए है और यहाँ
है दिया हुआ है, ये रेलेव है होता है ना, तो यहाँ है दिया हुआ है, तो ये भी किस में बदल जाएगा, मनोहर, यानी कि ओ में परिवर्तन हो जाता है इनका। ठीक है, तो ये आ गई होगी ओ वाला नियम आपको समझ में। इसी तरह है सारे जो भी उदाहरण है, तो जितने उदाहरण हमारे दिए भी हैं उनको हम पढ़ें। ठीक है, अब दूसरा जैसे है विसर्ग का स में परिवर्तन। पहला हमने पढ़ा ओ में परिवर्तन विसर्ग का, दूसरा है विसर्ग का स में परिवर्तन। विसर्ग के पश्चात यानी कि जहां विसर्ग लगी हुई है उसके बाद यदि तय या स हो, ठीक है, और विसर्ग तय या स हो तो विसर्ग है वो किस में बदल जाता है, स में। यदि विसर्ग के तुरंत बाद तय या फिर स है तो जो विसर्ग होता है वो स में परिवर्तित हो जाता है, और वो जो स होगा वो स्वर रहित होगा। ये ध्यान रखना है हमें, जो तय होगा वो स्वर रहित होगा। देखो जैसे यहाँ दिए हुए हैं ये शब्द नमः, यहाँ इससे पहले क्या है, स्वर है, इसके पश्चात तय दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके पश्चात जो तय दिया हुआ है तो ये जो विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग है वो किस में बदल जाएगी, स में। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, नमस्ते। अब जैसे ये स है ये स्वर रहित है, ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए दुहे प्लस में सहास। अब यहाँ तय हो सकता है या फिर स हो सकता है, तो इसमें तय था और इसमें स दिया हुआ है, तो ये विसर्ग है ये भी स में परिवर्तित हो जाता है, जैसे दुस्साहस। ठीक है, अन्य उदाहरण भी इसी तरह ही हैं। तो ये हमारा था विसर्ग का स में बदलाव या विसर्ग का स में परिवर्तन। ठीक है, कैसे होता है। उसके बाद तीसरा है विसर्ग का र में परिवर्तन। विसर्ग का है वो र में परिवर्तन कब होता है, यदि विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न, यानी कि उसमें ए आ नहीं, अन्य कोई भिन्न स्वर हो सकता है, ऊ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर ये रे ले वे है हो, तो विसर्ग का जो रूपांतरण है वो किस में हो जाता है, रे में हो जाता है। देखो किस है, यानी कि विसर्ग का रे में कैसे, यदि किसी विसर्ग से पहले, जरूरी नहीं हमें ए आ नहीं लेना, और विसर्ग से पहले ए आ के अलावा यानी कि ए आ से भिन्न स्वर, वहां ई भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है। ठीक है, तो उससे भिन्न स्वर हो या फिर बाद में, यानी कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर या किसी वर्ग का, बाद में कोई स्वर भी हो सकता है और किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर ये रेलेवे है हो, तो किसी भी वर्ग, यानी कि जो वो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, रे में परिवर्तित हो जाता है। वो कैसे, देखिए, तो विसर्ग से पहले कोई भिन्न स्वर हो, यानी ए आ से कोई भिन्न स्वर भी हो सकता है, तो वह जो विसर्ग है वो रे में परिवर्तित हो जाता है। या फिर उसके बाद कोई स्वर भी हो सकता है, या भी किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये रे लवे भी हो सकता है, तो उनको किस तरह से उनमें रे में बदल जाता है वो। जैसे दोहे प्लस में आशा दिया हुआ है तो इसको हम लिखेंगे दुराशा। ठीक है, ये रे में परिवर्तित हो गया। उसी तरह ही जैसे निह प्लस में बल है तो ये भी रे में परिवर्तित हो जाता है। वो कैसे, यहाँ स्वर है, वो पहले मैंने आपको व्यंजन संधि में बताया था, अगर यहाँ स्वर है तो उसमें वो पूरा ही रे लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसमें, और इसमें जैसे निह प्लस में बल, यहाँ कोई व्यंजन है तो वो आधा लिखा जाएगा, तो निह प्लस में बल, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, निर्बल। ठीक है, तो ये विसर्ग है वो रे में परिवर्तित हो गई। उसके बाद है आशी प्लस में वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। ठीक है, उसके बाद पुनः प्लस में जन, पुनर्जन, पुनः प्लस में जन। पुनर्जन। ठीक है, तो उस अब ये थे हमारे रे में परिवर्तित। आगे है विसर्ग का श में, शैशल्ग, यानी कि श, यहाँ स्वर रहित होगा ये। जैसे विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो
और बाद में च छ या फिर श भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि विसर्ग से पहले, यानी कि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ श हो, तो विसर्ग का जो है वो किस में बदल जाता है? विसर्ग श में बदल जाता है। ठीक है, जैसे नि है प्लस में च दिया हुआ है, ठीक है ना, तो नि है प्लस में च दिया हुआ है। यहाँ हमने क्या पढ़ा था इसकी परिभाषा में कि यदि स्वर हो या फिर बाद में, यानी पहले स्वर हो और बाद में च भी हो सकता है, छ भी हो सकता है, श भी हो सकता है, तो वो किस में बदल जाएगा? श में बदल जाएगा। जैसे निश्चय, ठीक है, जैसे ये हमने निश्चय लिख दिया है। ठीक है, उसी तरह ही दु है, यानी कि यहाँ भी भिन्न स्वर है, तो दु है प्लस में चरित्र, यहाँ च दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? दुष्चरित्र, दुष्चरित्र। ठीक है, उसी तरह ही ये है, यहाँ छ दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ छ दिया हुआ तो इसको हम किसमें बदल देंगे? निश्चल। यहाँ छल दिया हुआ है तो इसको हम किसमें बदल देंगे? निश्चल। ठीक है, तो ये निश्चल। तो ये थे हमारे श का विसर्ग, विसर्ग का श में परिवर्तन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे विसर्ग। अब हम जो पढ़ेंगे, यानी कि और भी 2-3 नियम है, वो आप अपनी बुक में से देखना कि वो नियम कौन से, बिल्कुल इन्हीं की तरह है वो, लेकिन इसके अलावा थोड़ा इनसे भिन्न है। वो क्या है? यदि विसर्ग से पूर्व ए और, यानी कि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद क या फिर प, विसर्ग से पहले ए और बाद में यदि क या फिर प हो, तो विसर्ग का जो परिवर्तन है वो नहीं होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो देखिए उदाहरण से हम पढ़ेंगे कि जैसे अधः प्लस में पतन दिया हुआ है, तो हमने परिभाषा में क्या पढ़ा था कि यहाँ विसर्ग से पहले ध है, यहाँ इसमें स्वर की ध्वनि है, और यहाँ बाद में क्या दिया हुआ है? प दिया हुआ है। ठीक है, तो बाद में प दिया हुआ है तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये इसी तरह ही अधः प्लस में पतन लिखे जाएंगे। इस तरह से ये शब्द ऐसे ही लिखा, यानी कि प्लस को हटा देंगे और हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, यदि विसर्ग के बाद प या फिर क आता है तब। ठीक है, उसी तरह प्रातःकाल, जैसे प्रातःकाल यहाँ स्वर दिया हुआ है, तय के अंदर स्वर की ध्वनि है और इसमें इसके बाद दिया हुआ है क, तो हम इसको कैसे लिख देंगे? प्रातः काल। ठीक है, उसी तरह ही अंतःकरण, इसमें भी उसी तरह ही है, तो इसको भी हम कैसे लिख देंगे? इनमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, अंतःकरण। ठीक है, तो ये थे हमारे विसर्ग से संबंधित उसके नियम और उदाहरण और उसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी है। तो जो हमारा संधि का जो अध्याय है बेटा वो हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो प्रश्न है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, जो आपको अपनी सब नोटबुक में करने हैं। ठीक है, तो जो प्रश्न है अपनी बुक में से उनके उत्तर आप देख सकते हैं कि उसकी परिभाषा लिखनी है और उनके उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो बेटा जो हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि के प्रश्न अपनी नोटबुक में कर लिए होंगे। आज का जो कार्य है वो है विसर्ग संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। विसर्ग संधि की परिभाषा लिखनी है और इसमें 3 या 4 इसके उदाहरण कोई भी दे सकते हैं इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विसर्ग संधि के कोई भी नियम, यानी कि इसमें कई नियम दिए हुए हैं, उनमें से हमें 3 नियमों की परिभाषा को उदाहरण सहित लिखना है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं समाप्त होती है और जो नेक्स्ट डे में हम करेंगे वो हम अपने हिंदी का 5वां अध्याय करेंगे, उसमें उस अध्याय को आपको पढ़ना है। धन्यवाद।